हेलो स्टूडेंट हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अभी तक आपने 10th में जो पढ़ा है वो रियल नंबर तक पढ़ा है। ओके, अब आपको क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इस चैप्टर को पहले तो समझेंगे कि भाई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ी। ओके, क्योंकि रियल लाइफ में हमें जितने भी जो नंबर है इसका हम यूज़ करते हैं वो रियल नंबर तक ही यूज़ करते हैं, है ना। और रियल नंबर तक जितनी भी सारी वैल्यूज़ है वो सब आ जाती है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहले तो हम वो देखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, जो हम एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों आवश्यकता पड़ी। ओके, तो चलो हम जो अभी तक 10th में करते थे वो ये सब था जो अब मैं दिखाने वाला हूँ। हम बेसिक से थोड़ा पढ़ेंगे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। तो देखो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax² + bx + c = 0। ओके, ये प्रकार का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ था 10th में, तब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे, मतलब रूट्स फाइंड करते थे। तो क्वाड्रेटिक है इसका मतलब हमें 2 इसके रूट्स मिलने वाले हैं। क्यूबिक होता तो तब हमें 3 रूट्स मिलते थे। ओके, तो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो इसीलिए हमें 2 रूट्स मिलने वाले हैं। सपोज मैं बोलूँ कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ओके, अगर ये हमारा रूट्स है तो अल्फा बीटा यानी कि रूट्स, अल्फा बीटा हमारा क्या है? रूट्स ही है। इज इक्वल टू, हम इसका रूट्स कैसे फाइंड करते थे? -b + और माइनस √b² - 4ac/2a। ओके, इसकी मदद से हम रूट्स फाइंड करते थे और इसको हम d बोलते थे, है ना। इसको क्या बोलते थे? d, where d इज इक्वल टू क्या होता था? b² - 4ac होता था। ओके, और उसमें भी हम एक कंडीशन देखते थे जब हम इसका सॉल्यूशन करते। याद करो थोड़ा सा, 10th में जाओ। ओके, ये हम सॉल्यूशन करते थे तब कंडीशन देखते थे कि भाई हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, तो इसका हम पहले क्या फाइंड करेंगे? d फाइंड करेंगे। ओके, d फाइंड करके देखेंगे कि अगर जो देखो, अगर if d इज ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास जो रूट्स मिलने वाले हैं कैसे मिलने वाले हैं? वो रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, अगर हमारा d इज लेस इक्वल 0 है, सॉरी, तब हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, और अगर d इज लेस देन 0 है तब हमें जो मिलने वाला है वो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स। ओके, तो ध्यान से देखो, हम पहले तो क्या करते थे कि इसकी मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से हम रूट्स फाइंड करते थे। पर रूट्स फाइंड करने के पहले हम क्या करते थे? d फाइंड करते थे। d का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। और उसमें भी देखते थे कि अगर b² - 4ac मतलब d इज ग्रेटर देन 0 है तो हमें जो भी रूट्स मिलेंगे वो रियल होंगे। ओके, और अनइक्वल होंगे, मतलब 2 रूट्स मिलेंगे। और अगर d इज इक्वल टू 0 है तो हमें रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, और अगर d इज लेस देन 0 है तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। तो ये आपको वर्ड्स नया लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम जब d इज ग्रेटर देन 0 है तब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तब इसका सॉल्यूशन 10th में फाइंड करते थे, और 10th में ये इसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं करते, है ना, क्योंकि हमें तब इमेजिनरी नंबर क्या है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्लियर? कि क्या इमेजिनरी नंबर है।
तो d इज लेस देन अगर 0 है तब क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे। कहाँ करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि 10th में आपका जो चैप्टर था वो रियल नंबर था और रियल नंबर में इस d लेस देन 0 की बात नहीं होती है ना, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। d इज लेस देन 0 इसका मतलब ये जो भी रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स की बात हम रियल में नहीं कर सकते है ना, तो इमेजिनरी रूट्स की बात हमें कहाँ करनी पड़ेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे? इमेजिनरी जो भी नंबर है, इमेजिनरी हमारा रूट्स है, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। आ गई बात क्लियर? चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई क्या होता है इमेजिनरी रूट्स। ओके, इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं देखो। फॉर एग्जांपल अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू 0 है। ओके, सॉरी x स्क्वायर प्लस 4 है, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का ही ये फॉर्म है ना, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हमें देखो इसका हमें क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है। देखो ये तो सिंपल सा है, सो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? -4 हो जाएगा। ओके, अब x इज इक्वल टू क्या होगा? +4 माइनस रूट में -4। तो देखो ध्यान से, ये चीज क्या है? x इज इक्वल टू +4 माइनस रूट में 4। तो आपने अभी तक कोई भी रूट की स्क्वायर रूट नहीं निकाला होगा, सॉरी माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकाला होगा। आपने कहीं देखा कि भाई रूट में 16 है, -16 है, इसका रूट आपने निकाला, -4 है, इसका रूट निकाला, आपने -25 का रूट निकाला? नहीं, आपने इस सभी चीज का रूट नहीं निकाला। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो रियल नंबर में ही किया है ना, हमें जो भी नंबर मिला वो रियल था, वो कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं था। हमें जो भी चीज मिली वो रियल ही थी, और हम स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू का ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव का नहीं निकाल सकते। ओके, पर मैथमेटिशियन जो भी था उसको कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी हुई कि भाई हमारे पास तो ऐसा भी नंबर आ रहा है कि जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव में हो, नेगेटिव का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब क्या करें? तब उसने एक नया ही नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम दिया i। क्या दिया नाम? i। ओके, और i की वैल्यू होती है -1, रूट में -1। क्या? रूट में -1। क्लियर है बात? फिर आई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा ना, दोनों साइड आप स्क्वायर करो तो आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, और -1 मतलब रूट निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -1। फिर यहां देखो 4 इंटू -1 ही है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो +4 -4 को मैं 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर रूट आप निकालो तो क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस और माइनस तो आगे था, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और आई स्क्वायर का होगा i। तो ध्यान से देखो, अभी तक हम जो माइनस का रूट निकाल नहीं सकते, अब हमने क्या कर दिया? माइनस का भी स्क्वायर रूट निकाल दिया। आई बात समझ में? मतलब हम रियल नंबर में माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पॉसिबल कर दिया हमने, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पॉसिबल कर दिया कि अगर हमारे पास d लेस देन 0 है तब भी हम रूट निकाल सकते हैं, पर वो हमें जो रूट्स मिलने वाले हैं वो कैसे होंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या हो गए? इमेजिनरी नंबर एंड अनइक्वल, मतलब ये इसका दो रूट्स है ना, x इज इक्वल टू +2i एंड x इज इक्वल टू -2i। ओके, तो ये दोनों जो चीज है वो क्या है? इमेजिनरी रूट है। अब इमेजिनरी में हम अभी देखेंगे कि क्या इमेजिनरी होता है। ओके, अभी आप वर्ड्स को समझो। चलो, तो हमने देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में क्या इंट्रोड्यूस किया? i को इंट्रोड्यूस किया, और i क्या था हमारा? i इज इक्वल टू -√-1।
और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की खासियत ये है, ओके, इसकी एक क्वालिटी है कि अगर हमारे पास देखो -16 रूट में है तो हम इसका रियल नंबर में इसका रूट नहीं फाइंड कर सकते, पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ये पॉसिबल है। कैसे देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 इंटू आई स्क्वायर, है ना, 16 का होगा 4 और आई स्क्वायर का होगा i, है ना। देखो ये 4 है तो ये तो मैंने अभी लिखा, 4 को हम 4 आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या चीज क्या है, -1 दिया है और -1 को हम आई स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2i। ये देखो -25 है तो इसको हम लिखेंगे 25 इंटू आई स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 इंटू आई। देख लो ये रियल नंबर में नहीं होगा, ये सभी का स्क्वायर रूट रियल नंबर में नहीं निकालेंगे, पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब चीज पॉसिबल है। आई बात समझ में? ओके, तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z। कौन से डिनोट करते हैं? z से। और z की जो वैल्यू है ना वो a प्लस आई बी टाइप की होगी। कैसी होगी? a प्लस आई बी टाइप की। मतलब हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना ये इस फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी टाइप में। ओके, देखो उसमें a क्या है, जो a है ना वो हमारा रियल पार्ट है। क्या है? रियल पार्ट। वेयर, मैं इसे भी लिखूंगा कि वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ z। मतलब z क्या है भाई? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में a क्या डिनोट करता है? रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट। ओके, एंड जो हमारा b है इज, b हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? इमेजिनरी। ऑफ z। ओके, देखो ये z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। a प्लस आई बी वो क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो चीज का बना है। कौन सी? तो कि जो a है ना वो रियल पार्ट है, मतलब जो a होगा वो रियल नंबर ही होगा, और b जो है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। ओके, जो हमें ये चीज मिलती है ना, i के मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। देखो इसको मुझे लिखना है कि भाई रियल पार्ट ऑफ z, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो re ऑफ z। और इमेजिनरी अगर मुझे पार्ट लिखना है तो मैं लिखूंगा im ऑफ z। ये मैंने कैसे लिखा? देखो कि रियल पार्ट जो हमारा है ना a, मतलब वो रियल पार्ट किसका है? z का। तो मैंने लिखा शॉर्ट पॉइंट re ऑफ z, मतलब रियल ऑफ z। अब हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये b है ना वो इमेजिनरी पार्ट है इसका, z का, तो मैंने लिखा आई एम, इमेजिनरी का आई एम ऑफ z। तो यहां रियल ऑफ z क्या होगा? a होगा, है ना, और इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा? b होगा। i मत लिखना, यहां i मत लिखना, क्योंकि i क्या है हमारा? i जो हमारा पार्ट है वो इमेजिनरी डिनोट करता है। i के साथ जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके, आई नहीं लिखना हमें यहाँ। आई बात समझ में? एक एग्जांपल देखो कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई z इज इक्वल टू, देखो 3 प्लस 4i है। ओके, 3 प्लस आई 4 है, या तो 4i लिखो तो भी चलेगा, अरे a प्लस आई बी स्वरूप टाइप में होना चाहिए। तो उसमें मुझे लिखना है कि भाई इसका जो रियल पार्ट है ना, रियल ऑफ z वो क्या है और इमेजिनरी ऑफ z क्या है। तो आप देखेंगे तो भाई आपको पता है कि ये जो चीज फर्स्ट होती है ना वो रियल होती है, तो आप लिखेंगे यहां 3, और जो i के साथ होता है वो इमेजिनरी बन जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4। क्लियर? आई बात समझ में? ओके, चलो अब ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम दिखाते हैं कि भाई अगर मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तब मैं क्या करूंगा। ओके, एक पॉइंट अभी देख लेते हैं कि इफ एनी
टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू कोई भी ले लेते हैं, c प्लस आई डी ले लेते हैं, आर इक्वल, अगर हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी, अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि z1 इज इक्वल टू क्या होगा? z2। z1 की वैल्यू क्या है? यहाँ देखो a प्लस आई बी है और z2 की वैल्यू है c प्लस आई डी। अगर हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तब हम क्या करेंगे कि यहां से जो हमारा रियल पार्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे। इसका मतलब a प्लस ए इज इक्वल टू सी करेंगे और इमेजिनरी पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे, यानी b इज इक्वल टू डी करेंगे एंड b इज इक्वल टू डी करेंगे। आई बात समझ में? अगर हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तब हम क्या करेंगे? उसके रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। क्लियर? इजी? ओके। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। बेसिक से हमने देखा कि भाई क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने फर्स्ट 10th में रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था, इसीलिए हमें रियल नंबर का जो सॉल्यूशन मिलता था वो करते थे। कौन से? तो ये d ग्रेटर देन 0 के लिए हम सॉल्यूशन करते थे और d इक्वल टू 0 के लिए हम सॉल्यूशन करते थे। पर 10th में मतलब रियल नंबर में हम इमेजिनरी का सॉल्यूशन नहीं कर सकेंगे। इमेजिनरी नंबर का सॉल्यूशन हम कहाँ करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में देखा कि भाई क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में क्या होता है भाई कि रूट में माइनस आता है। रूट में क्या आता है? माइनस। तब हमने एक नया ही कोई वर्ड मतलब कोई एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है i, और i की वैल्यू क्या होती है? रूट में -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? -1। अब हमने देखा कि भाई यहाँ माइनस है तो यहाँ आई स्क्वायर रख दो, फिर इसका रूट निकाला तो ये हो गया। देख लो। तो अब हमें जो सिस्टम मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में एक फैसिलिटी मिल गई। किसकी फैसिलिटी? हम कोई भी रूट में अगर वैल्यू है, सॉरी माइनस में अगर वैल्यू है तो उसका रूट्स निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ये हमें फैसिलिटी एक मिल गई। ओके, आगे देखो। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? z से, और z इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस आई बी। ओके, और जहां हम a को रियल नंबर कहेंगे और b को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर? जैसे मैंने लिखा, अगर मेरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उसका हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। ओके, चलो आगे कुछ देखते हैं। चलो अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के लिए, मतलब हमें एल्जेब्रा दो प्रकार के देखने हैं। को एडिशन के लिए भी देखने हैं और मल्टीप्लिकेशन के भी लिए भी देखने हैं। तो यहाँ हम एडिशन की डिस्कशन करेंगे। ओके, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एल्जेब्रा एडिशन में कैसा होता है। तो देखो मैं एडिशन करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन कैसे करते हैं, फिर बाद में हम उसका एल्जेब्रा देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो अगर हमारे पास if z1 is equal to a plus ib एंड कोई हमारे पास z2 ले लेते हैं, z2 is equal to c plus ib be the two complex number, two given complex number ओके। दोनों क्या है हमारे पास? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर हम उसका एडिशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे? देखो z1 प्लस z2 करेंगे तो क्या होगा? z1 की वैल्यू क्या है? a प्लस आई बी, और यहाँ है c प्लस आई बी। ओके, तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका एडिशन करेंगे, मतलब a प्लस c होगा, और यहाँ ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हम एडिशन करेंगे, मतलब id होगा, id एंड id। तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस ये क्या हो जाएगा? i में कॉमन निकाल दिए तो ये b प्लस डी हो जाएगा, है ना? ये b प्लस डी हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखो आप, अगर आप इसको ये a प्लस सी है, इसको अगर आप कोई मान लो x है
और इसको आप मान लो कोई y है ना, तो ये चीज क्या है अल्टीमेटली x प्लस आई वाई टाइप में है ना, x प्लस आई वाई टाइप। तो ये चीज क्या है देख लो, हमने पहले ही बताया कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी, ये तो कोई भी लेटर में होगा, ओके, ABCD के कोई भी लेटर में हो सकता है। तो हमने a प्लस आई बी, उसको हमने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था। तो ये देखो ये भी क्या है, x प्लस आई वाई, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसका मतलब हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही होगा, ओके। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ही होगा। क्लियर बात। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन कैसे करेंगे, देखो, दो रियल पार्ट का एडिशन प्लस i इंटू दो इमेजिनरी पार्ट का एडिशन। देखो ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब हम जो एडिशन करेंगे वो दो रियल पार्ट का एडिशन करेंगे प्लस i इंटू दो इमेजिनरी पार्ट का एडिशन करेंगे। देखो अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं z1 इज इक्वल टू कोई ले लेता हूँ 3 प्लस 4i एंड z2 इज इक्वल टू मैं कोई भी ले लेता हूँ 2 माइनस प्लस 3i, तो i3 आप लोग लिखो तो भी चलेगा, ओके। i आगे लिखो पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, z1 प्लस z2 करना है। इसका मतलब z1 की वैल्यू क्या आ गई, देख लो 3 प्लस i4, z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस i3, क्लियर। तो अब चलो इस रियल पार्ट का एडिशन करते हैं, यानी ये हो जाएगा 5, तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 4i प्लस 3i, मतलब ये हो जाएगा 7i, या तो i आगे लिखो क्या होगा i7 हो जाएगा, ओके। तो अब ध्यान से देखो, तो ये चीज क्या है, 5 को 3 प्लस 2i, मतलब ये दोनों क्या है भाई, रियल पार्ट है, रियल पार्ट का एडिशन प्लस i इंटू इमेजिनरी, मतलब 4 प्लस 7 मतलब 7, 4 प्लस 3 यानी क्या हो गया 7। तो हम जब भी एडिशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब क्या करेंगे, दो रियल पार्ट का एडिशन प्लस i इंटू दो इमेजिनरी पार्ट का एडिशन, और ये जो हमें चीज मिलेगी ये भी क्या मिलेगी, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगी, ओके, क्लियर। चलो अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, मैं ले लेता हूँ कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ओके। हमारे पास अगर z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसका एडिशन करेंगे z1 प्लस z2, तो हमें वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए। तो हमने अभी देखा कि भाई अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, क्लियर। तो अगर कोई z1 प्लस z2 हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन करते हैं और उसका एडिशन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, वो हम कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अभी कि भाई एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाई होगी, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव है। कौन सी है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ना, कम्यूटेटिव लॉ है, वो क्या है कि अगर हमारे पास z1 प्लस z2 करो, ओके, z1 एंड z2 दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर आप z1 प्लस z2 करो या तो z2 प्लस z1 करो, तो ये दोनों का जो सम करो तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, ओके। देखो ये एग्जांपल से हम देखते हैं कि इक्वल होते हैं कि नहीं। हमारे पास z1 इज इक्वल टू क्या था, 3 प्लस 4i था ना, एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस
I3 था। ओके, यही था। ओके, तो हमने यहाँ Z1 प्लस Z2 किया था, Z1 प्लस Z2, और उसका आंसर आया था 5 प्लस I7, 5 प्लस I7। ओके, अब हमें देखना है कि Z2 प्लस Z1 क्या होता है। तो Z2 यानी क्या मैंने बोला था कि भाई ये दोनों इमेजिनरी, सॉरी रियल जो पार्ट है उसका हम एडिशन करेंगे, यानी 2 प्लस 3 यानी 5 आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 और 4 क्या है, 7। तो देखो आप Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 आता है। इसका मतलब एडिशन के लिए हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है, वो भी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है एडिशन के लिए। ओके, चलो अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है ना वो एसोसिएटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। ओके, आप लॉ भी पढ़ सकते हो। तो एसोसिएटिव जो है ना वो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास Z1 है और उसका सम हम Z2 से करेंगे और उसका एक जूथ बनाओ, उस जूथ को हम Z3 से एडिशन करें, ओके, और जो आंसर मिलने वाला है वो इसके जितना भी मिलना चाहिए। मतलब अगर Z1 को रहने दो और इसका जूथ बना दो, देखो Z2 प्लस Z3 का, और उसके साथ Z1 को एडिशन कर दो, तो ये दोनों का जो आंसर है ना वो सेम आना चाहिए। तो आप एक एग्जांपल से देख लेना, मतलब ये सिंपल है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। Z1 प्लस Z2 का जूथ आप बनाओगे और उसको Z3 से एडिशन करोगे, या तो आप Z2 प्लस Z3 का आप एक जूथ बनाओ, उसको Z1 एडिशन करो, ऐड करो, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। जो फोर्थ हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो भाई ये क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये चीज ये होती है एडिशन के लिए कि अगर हमारे पास Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें मैं क्या ऐड करूं तो मुझे आंसर Z ही मिले। ओके, रियल नंबर में हम क्या करते थे, देखो अगर हमारे पास 5 है तो उसमें हम क्या ऐड करें तो आंसर मुझे 5 ही मिले, 0 है ना, 0, क्योंकि हमारा जो 0 है ना वो एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट है। पर यहां हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीज होती है भाई कि रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। देखो यहाँ रियल पार्ट क्या है, 5 है, तो हमें उसमें 0 ऐड किया। ओके, और अगर इसको मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा कि भाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मैं उसको I इंटू 0 कर दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा। तो ये तो 0 है ना, देखो 0 इंटू I यानी 0 हो जाएगा, तो 5 का 5 ही रहेगा। ओके, अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, देखो कि हमें पता है कि इसको हम I इंटू 0, मतलब I इंटू 0 वो तो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट I इंटू 0 ये ऑलवेज क्या होता है, 0 ही होता है। I इंटू 0 ये तो 0 ही होगा ना। अब हमें 5 में, मतलब 5 क्या है हमारा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट में हमें ऐड करना है, क्या करना है कि ऐसा नंबर हमें ऐड करना है कि हमें क्या आंसर मिले, 5 प्लस I इंटू 0। तो हमें यहाँ क्या बचा, 0 है ना, तभी हमें आंसर मिलेगा 5 प्लस I इंटू 0। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ओके, तो हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिशन हम कौन से एलिमेंट से करेंगे, तब हमें जो हमारा जो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है वही मिलेगा। तो 0 प्लस I0, 0 प्लस I0, इसके साथ आप एडिशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस I0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट।
अब लास्ट में बचा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होगा? फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये क्या होता है भाई, कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे कि आंसर हमारा आ जाए 0। ओके, तो हमें ऑब्वियसली ये हमारे पास अगर 5 है तो उसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा हो जाए 0, तो -5 आप आसानी से बोल सकते हो। तो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? -z ना, -z। अगर हम -z ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है? 0। ओके, एकदम सिंपल है। तो ये -z है वो हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स एलिमेंट। क्या हो जाएगा? इनवर्स एलिमेंट, यानी कि -z इज द इनवर्स एलिमेंट। ओके, माइनस जो z है वो क्या हो जाएगा? या तो आप एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हो। आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आप इसको एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, और आप इसको आप एडिटिव यहां में लिख देता हूं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसको आप बोल सकते हो एडिटिव इनवर्स एलिमेंट भी बोल सकते हो। ओके, क्लियर? तो यहां तक हम आज का हमारा सेशन रखते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।